नमस्ते दोस्तों। अभी तक हमने बात की पीएसएम, उसमें 14 एलिमेंट्स और 20 एलिमेंट सिस्टम के बारे में, यानी कि आरपीपीएस। और फिर हमने उसका इम्पोर्टेंस, उसके एलिमेंट्स और उसमें 10 एलिमेंट्स डिटेल में डिस्कस किए। अभी नेक्स्ट एलिमेंट है 11वां, जो है कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट। तो कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट जैसे कि आज के डेट में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम इंडस्ट्रीज आज कॉन्ट्रैक्ट और सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करवा रहे हैं। तो इसमें अभी जो पहले था कि मैक्सिमम एम्प्लॉइज आपके रेगुलर या परमानेंट एम्प्लॉइज थे और वही सब देखते थे, लेकिन अभी एम्प्लॉइज जो रेगुलर या परमानेंट है उसका परसेंटेज कम हो चुका है और अभी कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे काम ज्यादा होता है। तो अभी ये नेसेसरी है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी आपको ये डिटेल इंफॉर्मेशन देना चाहिए, यानी कि जो भी आपकी इंडस्ट्री में प्रोसेस रहेगी वो प्रोसेस ओरिएंटेड सेफ्टी प्रैक्टिसेस क्या है, उसके अलग अलग इक्विपमेंट्स की या प्रोसेस के एसओपीज क्या है, और ये जो सर्विस जो है कॉन्ट्रैक्ट की, जो चाहे 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल की रहेगी, वो सर्विसेज में आपको क्या क्या थिंग्स फॉलो करना है, इंडस्ट्रीज में आपको जो सेफ्टी प्रैक्टिसेस है वो क्या क्या फॉलो करना है। तो इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, पीएसएम पॉइंट ऑफ व्यू बात करनी है ऑपरेशनल रिस्क के बारे में। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो रहते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर एक्सपर्टाइज नहीं रहते हैं, एक्सपीरियंस होल्डर्स नहीं रहते हैं, और ये वर्कर्स अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग फील्ड्स में काम करते हैं। इसकी वजह से उनको सेम इंडस्ट्री, सेम कंपनीज का एक्सपर्टाइज नहीं रहता है और इसी वजह से यहाँ पे ऑपरेशनल रिस्क बढ़ती है। क्योंकि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर आपको कॉन्ट्रैक्ट वर्कर देता है और वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का एक्सपीरियंस अगर आपका इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में है और अभी जो मैनुअल ऑपरेट करता था उसका एक्सपीरियंस है और अभी आपको उसने सीएनसी मशीन दे दी, तो ये सीएनसी के आपको पहले उसका बैकग्राउंड मालूम चाहिए, उसका ट्रेनिंग देना चाहिए और उसके बाद में ही वो एक्चुअली हैंडल करना चाहिए। तो ऐसे कुछ बातें यहाँ पे हो सकती है जिसकी वजह से कम एक्सपर्टाइज होने की वजह से ऑपरेशनल रिस्क यहाँ पे बढ़ती है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। तो ये अभी कॉन्ट्रैक्टर जो मेन रहेगा, वो मेन कॉन्ट्रैक्टर को ही आपको ये बताना है कि जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है उसको ये अलग अलग स्किल्स डेवलप करके लेना है या फिर अलग अलग स्किल्स के लिए ट्रेनिंग्स देना है। तो ये सब बातें वो कॉन्ट्रैक्टर पे डिपेंड है और वही मेन रिस्पॉन्सिबल रहेगा जिसके थ्रू ये एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट वर्कर एक्सपर्टाइज हो सकते हैं। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यहाँ पे वो पर्टिकुलर प्रोसेस इंडस्ट्रीज में जो काम कर रहे हैं वहां पे उसको हजार्डस टास्क जो रहती है, वो हजार्डस टास्क के बारे में उसको मालूम होना चाहिए कि एक्चुअली इसमें हजार्ड्स क्या है। ये पर्टिकुलर टास्क में जैसे हमने अभी बात की थी कि एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट ऑपरेट कर रहे हैं या फिर कोई ऑपरेशन हो रहा है या फिर कहीं पे हैंडलिंग हो रही है, कहीं पे स्टोरेज हो रहा है या कोई केमिकल एक जगह से आप दूसरी जगह उसको लेके जा रहे हैं, तो जो भी प्रोसेस होगी वो टास्क में हजार्ड्स क्या क्या है ये इसकी जानकारी वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो पहले उसको जानकारी देनी चाहिए, फिर उसको एसओपीज फॉलो करने के लिए बताना चाहिए और उसके बाद में ही उसको वो काम देना चाहिए। अगर आपके यहाँ पे ये पॉसिबल है कि आपके रेगुलर या परमानेंट एम्प्लॉइज आपके पास है तो उनको ही हजार्डस टास्क जो है उनको देना चाहिए, क्योंकि वो उसमें उनको सीवियरिटी रहती है उसकी, जो अगर टास्क में कुछ प्रॉब्लम होता है तो क्या करना चाहिए उसके बारे में भी उसको जानकारी रहती है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है उनको नॉन हजार्डस टास्क या सिंपल टास्क जो रहता है वही देना चाहिए। उसके अलावा जो मेंटेनेंस एक्टिविटीज है या फिर कोई वर्क परमिट चल रहा है या फिर कोई हजार्डस ऑपरेशंस वहां पे चल रहा है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस चल रहा है या वर्किंग एट हाइट पे कुछ काम चल रहा है या कन्फाइंड स्पेस में कुछ काम है, तो ऐसे अगर जो स्पेशलाइज एक्टिविटी जिसको बोलते हैं हम, जहाँ पे स्पेशल हजार्ड्स रहते हैं, तो ये स्पेशल हजार्ड्स अगर वहां पे है तो आपको ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को ये गाइडलाइंस देने चाहिए कि कहाँ पे काम करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए। अगर आपको कंपलसरी ये काम करना तो उसके लिए स्पेसिफिक आपको ट्रेनिंग देना जरूरी है। जैसे अगर आप टैंक में काम कर रहे हैं
ऑयल टैंक में काम कर रहे हैं, या फिर आप कहीं मैनहोल से जाके बॉयलर्स में काम कर रहे हैं, या प्रेशर वेसल में काम कर रहे हैं, या फिर कोई स्टोरेज में काम कर रहे हैं, तो उसका स्पेसिफिक ट्रेनिंग, उसके स्पेसिफिक हजार्ड्स, और उसके अगर इन केस एक्सीडेंट या इंसिडेंट होता है कुछ, तो उसके बाद आपने क्या करना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को देना चाहिए। उसके बाद ही आपको ये काम उसको देना चाहिए। तो पोटेंशियल रिस्क आपको देखना चाहिए उसमें, और उस हिसाब से जो भी पर्सन्स रहेगा उसका मैनेजमेंट आपको करना चाहिए। तो यहाँ पे ये अलग अलग चैलेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सब कॉन्ट्रैक्टर के अंडर बहुत सारे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स चेंज होते रहते हैं, और हर एक को ये सब हजार्ड्स की इंफॉर्मेशन देना या फिर उसकी ट्रेनिंग देना ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अभी जो कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट सिस्टम है वो मेन क्या है, तो उसमें मेजर सर्विसेज जो आती है वो आती है सेफ फैसिलिटी ऑपरेशंस। तो हमने जो पहले ही बताया था कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को आपको काम बताना है, जो भी ऑपरेशन करने के लिए बोलना है, तो वो जो फैसिलिटी है वो सेफ है, इसके बारे में आपको जो रेगुलर एम्प्लॉय रहता है उसको पहले मालूम चाहिए। और अगर वो फैसिलिटी सेफ नहीं है तो उसको सेफ कैसे करते हैं, या फिर उसमें कुछ अलग प्रोविजन कर सकते हैं क्या, जैसे हमने इंजीनियरिंग कंट्रोल की बात की या फिर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की बात की। तो यहाँ पे आप ये दो मेजर कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो आप इंजीनियरिंग कंट्रोल का यूज करेंगे और वहां पे सेफ फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, या फिर आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करना चाहिए। तो कुछ रेस्पिरेटरी या कुछ नॉन रेस्पिरेटरी पीपीज रहते हैं, वो भी आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा जो सेकंड है कंपनीज प्रोसेस सेफ्टी। तो कंपनी की ऑलरेडी रिटर्न पॉलिसी रहती है, रिटर्न एसओपीज रहते हैं, रिटर्न इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, जहां पे आपको पता चलता है कि कंपनी की प्रोसेस सेफ्टी क्या है। और थर्ड एलिमेंट जो रहता है पर्सनल सेफ्टी परफॉर्मेंस गोल। तो इंडिविजुअल लेवल पे जैसे अगर आपके रेगुलर एम्प्लॉयज ने या सेफ्टी ऑफिसर्स ने या सुपरवाइजर्स ने आपको ट्रेनिंग दे दी कि आपको काम कैसे करना है, आपको फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर ली, पीपीज भी प्रोवाइड कर ली, तो उसके बाद में आप उसको परफॉर्म कैसे करते हैं, क्योंकि ये टोटल 8 घंटे तो आपको वो सुपरवाइज नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आपका इंडिविजुअल लेवल पे या पर्सनल लेवल पे भी सेफ्टी परफॉर्मेंस आप कैसे करते हैं, वो भी गोल आपका इंडिविजुअली डिसाइड होना चाहिए। और आप अगर जो भी आपको ट्रेनिंग दिया गया है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए, अगर आप ये फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका परफॉर्मेंस इंडिविजुअल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे अच्छा हो जाएगा। तो इसकी वजह से आपके हजार्ड्स या रिस्क भी कम हो जाएगी और एक्सीडेंट होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। इसके अलावा जो एलिमेंट एड्रेस किए गए हैं उसमें सिलेक्शन है, एक्विजिशन है, यूज है और मॉनिटरिंग है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज में जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स रहते हैं, तो आपको जो काम देना है वो काम के हिसाब से वो वर्कर का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहली बात है, क्योंकि जैसे अभी कोई कंस्ट्रक्शन वर्क साइट पे काम करता है और हर टाइम उसका परफॉर्मेंस अगर अच्छा रहता है तो वो वर्कर को कंस्ट्रक्शन ओरिएंटेड ही काम देना चाहिए। जो वर्कर बॉयलर या फर्नेसेस या हॉट वर्क ओरिएंटेड ऑलरेडी उसका एक्सपीरियंस है और उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो उसी हिसाब से उसका काम देना चाहिए। तो ये अलग अलग बातें आपको ध्यान में रखना है कि वो वर्कर का एजुकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसका एक्सपर्टाइज क्या है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, तो उस हिसाब से उसको काम देना है। उसके अलावा अगर ये कोई इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट आप उसको देते हैं या टूल देते हैं, तो वो टूल का, इंस्ट्रूमेंट्स का हैंडलिंग कैसा करना चाहिए, उसका यूज कैसा करना चाहिए, प्रिकॉशनरी मेजर्स उसमें क्या क्या है, ये भी उसको आपको बताना है। और ये काम देने के बाद उसने जब काम स्टार्ट किया रहता है उसके बाद में आपको उसको मॉनिटर भी करना है, क्योंकि मॉनिटरिंग आप कंटिन्यूअस बेसिस पे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी मैंने उसको टूल बताया है, जो भी टूल दिया है, जो इंस्ट्रक्शन दिए, उस हिसाब से वो काम कर रहा है कि नहीं। अगर उसमें कुछ चेंजेस आपको सजेस्ट करना है उसको, या फिर आपको उसको कुछ बताना है कि इस तरह से काम नहीं करते, दूसरी तरह से काम करते हैं, दूसरे मेथड भी आप काम एडॉप्ट कर सकते हैं, तो ये सब बातें आप मॉनिटरिंग करके ही आप उसको ये सुझाव जो भी है वो आप बता सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आपको ध्यान में रखनी है कि सेफ्टी ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट वर्कर। उसके बाद में है 12th एलिमेंट, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस एश्योरेंस।
तो अभी हमने पहले ही बात की कि हर एक वर्कर को ट्रेनिंग की जरूरत है, चाहे वो न्यू वर्कर हो, न्यू ज्वाइन वर्कर हो या फिर एक्सपीरियंस वर्कर हो, क्योंकि हर जगह हर टाइम अलग अलग सिचुएशंस में आपको ट्रेनिंग की जरूरत रहती है। भले ही आपने कुछ साल पहले ट्रेनिंग लिया होगा वही इक्विपमेंट पे, लेकिन अगर इक्विपमेंट में कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं, प्रोसेस में कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं, तो आपको ट्रेनिंग वापस से करना पड़ेगी। इसको हम बोलते हैं रिफ्रेशर कोर्स। तो रिफ्रेश करना पड़ेगी, आपको रिकॉल करना पड़ेगी कि ये पहले एक्चुअली इक्विपमेंट क्या था, उसका एसओपी क्या था, और आज के डेट में ये चेंजेस होने की वजह से अभी एसओपी क्या चेंज हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस होल्डर को जरूरत नहीं, तो हर एक वर्कर को ट्रेनिंग की जरूरत रहती है और अलग अलग ट्रेनिंग्स के टाइप्स रहते हैं। तो ये हमने अभी डिटेल में बात की थी। जैसे एजुकेशन के अंडर अगर आप देखेंगे तो उसको सिर्फ हॉल में ही आपको एलसीडी पे दिखाना है या व्हाइट बोर्ड पे दिखाना है, वो ट्रेनिंग अलग हो सकती है। न्यू ज्वाइनिंग है, उसको इंडक्शन ट्रेनिंग ओवरऑल इंडस्ट्री मालूम होनी चाहिए, उसके लिए अलग ट्रेनिंग है। अगर आप स्पेसिफिक टास्क उसको देना चाहते हैं, तो वो जो वर्क परमिट सिस्टम रहेगा उसमें जो लाइसेंसेस रहेंगी या परमिशंस रहेगी, उसके रिलेटेड जो ट्रेनिंग्स रहेगी वो भी ट्रेनिंग अलग रहेगी। तो बहुत सारे ट्रेनिंग्स है इसमें। तो आपको ये वर्कर्स को ट्रेनिंग देना है और बाद में आपको एश्योर करना है कि जो भी हमको परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है वो रिलायबल परफॉर्मेंस ये टास्क थ्रू इनका आना चाहिए। तो ये जो ओवरऑल हम बात कर रहे हैं हजार्ड और रिस्क के बारे में, तो यहाँ पे रिस्क आपको कम करना है, हजार्ड्स कम करना है ट्रेनिंग थ्रू। इसमें अगर आप प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, कहीं पे रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे हम मॉक ड्रिल की बात करेंगे तो फायर मॉक ड्रिल है। तो फायर मॉक ड्रिल में आपको फायर एक्सटिंग्विशर्स ऑपरेट करके ही बताना पड़ेगा, तभी पता चलेगा, और उनको भी फायर एक्सटिंग्विशर देना पड़ेगा उनके हाथ में भी, तभी उनको पता चलेगा कि इसका वेट कितना है, इसको ऑपरेट करते टाइम क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, या फिर फायर हाइड्रेंट सिस्टम जब आप हैंडल करते हैं तो उसका प्रेशर कितना रहता है, और उसके भी स्पेसिफिक जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो कैसे करते हैं। ये सभी बातें आपको प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन थ्रू भी आप दे सकते हैं। कुछ ऑपरेशंस और कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे रहते हैं कि आपको वो ऑपरेट करके ही बताना पड़ता है, वहीं पर भी आपको प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है। तो ये ऐसे अलग अलग ट्रेनिंग्स यहाँ पे हो सकते हैं। जैसे हमने पहले बात की, कुछ जनरल क्लासरूम में भी ट्रेनिंग हो सकते हैं, कहीं पर सिर्फ आप वीडियो भी दिखा सकते हैं या फिर वीडियो रिकॉर्ड करके सेंड करते हैं और वो भी आप खुद को देख सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग वेज है यहाँ पे जहाँ पे अलग अलग ट्रेनिंग्स रहती है। कुछ स्टैंडर्ड्स के लिए भी ट्रेनिंग्स रहती है, कुछ लीगल रिक्वायरमेंट के लिए ट्रेनिंग रहती है, कहीं पे एक्सपर्टाइज आपको लेना पड़ता है, प्रोफिशिएंसी लेनी है आपको, तब भी आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग्स अलग लेवल पे अलग अलग हो सकते हैं। तो उसका परफॉर्मेंस एश्योर आपको करना है। अगर वो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो आपको ट्रेनिंग के शेड्यूल में या उसमें जो मोड है वो मॉडिफाई करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अगर वो ट्रेनिंग इफेक्टिव नहीं है, ऐसा अगर कॉमन फीडबैक आता है, अगर वो ट्रेनिंग अच्छी है लेकिन आपका सीरियसनेस नहीं है या फिर आपका जो वर्कलोड है उस वजह से वो ट्रेनिंग परफेक्ट नहीं कर पाए, तो आपको ये ट्रेनिंग दोबारा से कर सकते हैं। तो इसमें आपको जो भी फीडबैक है, अगर आप फ्रैंकली फीडबैक देंगे तो ही पता चलेगा इसमें आप चेंजेस क्या करेंगे। तो यही हम परफॉर्मेंस के बारे में बताएं। तो इसमें स्टार्टिंग में पता चल जाता है और बता सकते हैं कि इसमें आपको अलग अलग स्किल क्या अडॉप्ट करने। जैसे अभी कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा रहता है लेकिन रिटर्न इंस्ट्रक्शंस या कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज जो रहता है वो कम रहेगा, और कुछ वाइस वर्सा केसेस रहती है कि वो एकेडमिकली स्ट्रांग रहेंगे, एजुकेशन अच्छा रहेगा, कंप्यूटर भी अच्छा काम करेंगे, लेकिन जैसे ही मशीन की बात आएगी या फिर एक्चुअल साइट पे काम करना है तो वहां पर प्रॉब्लम आ सकता है। कहीं पे जो वर्कर्स को काम है जहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल रहती है तो वहां पर भी आपको अलग तरीके से ध्यान रखना है। तो ये जो अलग अलग स्किल्स जो रहती है, तो ये अलग अलग स्किल्स के हिसाब से यहाँ पे स्किल मैट्रिक्स तैयार किया जाता है, और हर एक जॉब प्रोफाइल का एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट रहता है और उस हिसाब से उसका स्किल मैट्रिक्स बनता है। तो स्किल मैट्रिक्स से पता चल जाता है आपको कि आपको कौन सी ट्रेनिंग जरूरी है, आपको कौन सी स्किल एब्जॉर्ब करनी चाहिए, कौन सी स्किल आपको आप में ही नेचुरली है, और इस हिसाब से आप ये ओवरऑल वर्कर जो है वर्कर का परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हैं और उस हिसाब से उनको ट्रेनिंग्स या स्किल डेवलपमेंट के लिए चांसेस दे सकते हैं। 13th एलिमेंट है एमओसी, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ चेंज। तो जो भी हमने हजार्ड्स और इसके बारे में कहा था,
तो वहां पे आपको रिस्क मैनेज करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो ये मैनेजिंग चेंजेस टू द प्रोसेस और द लाइफ ऑफ फैसिलिटी इज अ पार्ट ऑफ मैनेजिंग रिस्क। तो ये मैनेजिंग रिस्क जो है यही मेन एलिमेंट है इसमें का। तो एमओसी एलिमेंट क्या इंश्योर करता है, तो ये जो प्रोसेस आप चेंज कर रहे हैं इसमें अलग अलग से हजार्ड्स आएंगे। जैसे हमने पहले बात की थी, अगर कोई केमिकल प्रोसेस ऐसी है कि आपको जो प्रोडक्ट तैयार करना है उसमें आपने रॉ मटेरियल चेंज कर दिया, तो अगर रॉ मटेरियल चेंज कर दिया तो आपके हजार्ड्स भी चेंज हो जाएंगे। अगर आपके हजार्ड चेंज हो जाएंगे तो आपके रिस्क भी चेंज हो जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको जो भी चेंजेस करने, भले वो रॉ मटेरियल में चेंजेस हो या प्रोसेस पैरामीटर्स में चेंजेस होंगे या फिर प्रोसेस में टोटल चेंजेस होंगे या इक्विपमेंट में चेंजेस होंगे, जो भी मॉडिफिकेशन रेक्टिफिकेशन आप कर रहे हैं उसके बेसिस पे जो हजार्ड्स और रिस्क एनालिसिस आपको करना है उसको ही हम मैनेजमेंट ऑफ चेंज कहते हैं। यानी कि आपको मैनेज करना है जो भी हजार्ड्स न्यू आती है या हजार्ड्स की लेवल चेंज होती है या रिस्क लेवल चेंज होता है या कोई नई रिस्क यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है, तो उसको मैनेज करना है। तो ये एमओसी थ्रू आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले ऑलरेडी जो कन्वेंशनल प्रोसेस है, जो पुरानी प्रोसेस है, उसमें मॉडिफिकेशन क्या किए हैं ये आपको स्टडी करना है। उसके बाद में इसके रिव्यू भी लेना है कि इसमें चेंजेस क्या हुए, उस हिसाब से आपको अलग अलग एक्टिविटीज में क्या चेंज लाना पड़ेगा। और इसमें से जो हजार्ड्स आ रहे हैं वो हजार्ड्स की वजह से ये एम्प्लॉयज को क्या प्रॉब्लम होता है या फिर पब्लिक को क्या प्रॉब्लम हो सकता है या फिर जो ओवरऑल एनवायरनमेंट में जो भी हॉस्पिटल्स रहेंगे, स्कूल्स रहेंगे या कोई बिल्डिंग्स रहेंगे, उस पर भी क्या इम्पैक्ट होता है ये चेंज की वजह से, ये आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग सबसे इम्पोर्टेंट है और उसके बाद में फिर आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल जो हो सकता है वो पर्सनल लेवल पे भी कंट्रोल हो सकता है या फिर आपके कुछ रिटर्न डॉक्यूमेंट्स प्रोसीजर्स में अगर आप फॉलो करेंगे तो वहां पर भी हो सकता है, या फिर आपके जो प्रोसेस सेफ्टी का नॉलेज है उसमें अगर मेजर मॉडिफिकेशन आता है तो उसमें आपको पहले एक्सपर्टाइज लेना पड़ेगा और फिर वो नॉलेज आपको बाकी लोगों को देना पड़ेगा। तो ये अलग अलग पैरामीटर्स है जहाँ पे आप अगर प्रोसेस में या मटेरियल्स में, इक्विपमेंट्स में या पैरामीटर्स में कुछ चेंज करते हैं तो उसके बाद में जो हजार्ड्स और रिस्क में चेंजेस आते हैं उसको मैनेज करने की टेक्निक। 14th एलिमेंट जो है वो है ऑपरेशनल रेडीनेस। तो जहां पे हमने बात की थी कि अगर आपका नया प्लांट है तो वहां पे ये हम इसको बोलेंगे स्टार्टअप। अगर आपने बीच में ही कहीं पे प्रोडक्शन बंद किया है, मॉडिफिकेशन किया है या फिर आपने एक्सपांशन किया है और उसके बाद में आप रीस्टार्ट कर रहे प्लांट, तो वहां पर भी ऑपरेशनल रेडीनेस इंपॉर्टेंट है। तो ये डिपेंड्स है आपके प्रोसेस पे, आपके कंपनी पे और टोटल लाइफ साइकिल पे। तो ये रिस्क मैनेजमेंट की एक टेक्निक है और जहां पे आपको शटडाउन के बाद में रीस्टार्टिंग करना पड़ता है या फिर कुछ सिचुएशन, जैसे अभी हमने कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन देखी थी जिसकी वजह से आपको इमरजेंसी शटडाउन भी करना पड़ता है, तो वो शटडाउन की प्रोसेस भी आपको क्लियर मालूम चाहिए। क्योंकि अगर आप शटडाउन की प्रोसेस सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू अगर फॉलो करेंगे तो ही आपका रीस्टार्ट जो है वो भी सेफ हो सकता है। तो रीस्टार्ट करने के लिए आपको अलग अलग एलिमेंट्स का स्टडी करना पड़ेगा और उसके बेसिस पे ही बाद में आपका रीस्टार्ट का जो एसओपी है वो फाइनलाइज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि रीस्टार्ट करने के पहले इसको कुछ इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट्स में मेंटेनेंस की जरूरत है तो वहां पे मेंटेनेंस भी आपको करना चाहिए। अगर वहां पे कुछ रिपेयर करना है तो रिपेयर भी कर सकते हैं, अगर वहां पे कुछ मॉडिफिकेशन आपको करना है तो मॉडिफिकेशन भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो भी आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू आपको जो भी चेंजेस करने हैं तो वो रीस्टार्ट के पहले ही आपको कंपलसरी चेंजेस करना है, उसके बाद में ही आपको रीस्टार्ट के लिए परमिशन मिलेगा। अभी ये जो रेडीनेस है जिसमें हमने कहा था कि अलग अलग एलिमेंट्स आपको चेक करना है, तो इसमें शटडाउन का पीरियड भी आपको चेक करना पड़ेगा। अगर शटडाउन का पीरियड बहुत ज्यादा है तो आपको इंस्पेक्शन या ऑब्जर्वेशन भी आपको डिटेल में करना पड़ेगा और उसके बाद में ही आपको स्टार्टअप के लिए परमिशन मिल सकती है। क्योंकि ऐसे कुछ एक्सीडेंट हो चुके हैं कि शटडाउन का टाइम पीरियड ज्यादा था और उसकी वजह से जो भी प्रोसेस और इक्विपमेंट्स पे जो भी प्रॉब्लम हुए थे उसकी वजह से एक्सीडेंट हो चुके हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि करोजन एक इश्यू ऐसा है कि करोजन आपका रेट ऑफ करोजन अगर बढ़ गया शटडाउन की वजह से या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से, तो अगर बाद में आपने स्टार्टअप करने के पहले करोजन पे ध्यान नहीं दिया तो आपके जो सेफ डिजाइन रहते हैं वो सेफ डिजाइन
जो इनिशियली आपने स्टार्ट या कैलकुलेट किए होते हैं वो डिजाइन आप यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि करोजन की वजह से शायद से वहां पे थिकनेस रिड्यूस हो सकता है, या फिर उसका जो मेटल पार्ट है वहां से उसका कैविटेशन एक प्रॉब्लम हो सकता है, इरोजन प्रॉब्लम हो सकता है। अलग अलग जो करोजन के अलग अलग फॉर्म से उसके थ्रू भी उसका जो मेन स्ट्रेंथ रहता है वो इक्विपमेंट का वो स्ट्रेंथ कम हो जाता है। और अगर आपने विदाउट स्टडिंग वो स्टार्टअप कर लिया तो वहां से क्रैक होने के चांसेस या फिर एक्सप्लोजन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। तो ये सभी चीजें आपको ओवरऑल देखनी है ऑपरेशन स्टार्ट करने के पहले या रीस्टार्ट करने के पहले, जिसको हम कहेंगे ऑपरेशन रेडीनेस। फिर है 15th एलिमेंट जो है कंडक्ट ऑफ ऑपरेशंस। तो जो भी ऑपरेशंस आप कंडक्ट करते हैं उसके बारे में ये पॉइंट है। तो ये हमने पहले ही बात की है कि ऑपरेशंस जो भी रहेंगे उसकी जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस प्रोसीजर्स, चाहे वो मैनेजमेंट से फाइनलाइज हो चुकी हो या मैन्युफैक्चरर ने दी होगी या फिर कॉम्पिटेंट पर्सन ने दी होगी, वो आपको फॉलो करना है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आती है वो रहता है ऑपरेशनल डिसिप्लिन, यानी कि जब आप एक्चुअल काम जो स्टार्ट करते हैं आपका, तो वो काम डिसिप्लिन से आपको 8 घंटे करना है और जो भी एसओपी दिए उसी हिसाब से आपको काम करना है। कोई भी यहाँ पे शॉर्टकट्स जैसे हम बोलते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ ऐसी प्रोसेस भी रहती है कि यहाँ पे ऑटोमेटिक वहाँ पे सेंसर लगाया रहता है, या फिर 2 हैंड 2 लेग्स या 1 हैंड 1 लेग ऑपरेशनल स्विचेस भी वहाँ पे लगाए रहते हैं। तो ये बाईपास करके आप उसको मैनुअल या सेमी मैनुअल पे ऑपरेट मत कीजिए। तो जो भी ऑपरेशनल के लिए डिसिप्लिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो डिसिप्लिन आपको फॉलो करना चाहिए, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली हजार्ड्स और रिस्क कम हो जाएगी। उसके अलावा जो ऑपरेशंस आप कंडक्ट कर रहे हैं तो इसमें आपका एक्सेलेंस आना चाहिए परफॉर्मेंस में, यानी कि जो भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी आपको गाइडलाइंस दी गई है, अगर वो आप डिसिप्लिन थ्रू एक पर्टिकुलर एसओपी थ्रू ही काम कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपके जो वेरिएशंस है वो वेरिएशंस भी परफॉर्मेंस के वो स्टेबलाइज हो जाएंगे और एक्सीलेंट परफॉर्मेंस आपका आ सकता है। तो ये डिपेंड है आपके इंडिविजुअल पे और आपके मैनेजमेंट पे आपको क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की। तो ये वर्कर अगर इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम देखेंगे तो वर्कर का अलर्टनेस, यानी कि अगर मैं एक मशीन पे काम कर रहा हूँ और दूसरी मशीन का अगर कुछ आवाज आता है तो मुझे अगर एक्सपीरियंस है तो मुझे पता चल जाता है कि ये दूसरी मशीन में भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये अलर्टनेस भी आपको चाहिए, वो वर्कर को चाहिए। या फिर कोई डिटेल में आपको थॉट प्रोसेस करना है या हमको थिंक करना है कि इसमें कुछ अल्टरनेटिव्स आपको सर्च करना है, रिस्क रिड्यूस करना है, तो इंडिविजुअल लेवल पे भी आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपको एक पर्टिकुलर प्रोसेस या ऑपरेशन ओरिएंटेड या इक्विपमेंट ओरिएंटेड फुल नॉलेज है तो आपका जजमेंट, आपका जो कमिटमेंट रहेगा, आपका जो सजेशन रहेगा वो मैक्सिमम जगह वैलिड माना जाएगा और उसके बेसिस पे चेंजेस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग सजेशंस, कमिटमेंट, कमेंट्स आ सकते हैं इंडिविजुअल लेवल से, आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड है और आपने अभी तक कितना नॉलेज कलेक्ट किया है और कितना आपने अप्लाई किया है और उसके बाद में भी कितना अच्छा आउटपुट आया है, उस हिसाब से वो जो मैनेजमेंट रहेगा वो आपको वहाँ पे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है। तो ये ऑपरेशन करते टाइम भी आपको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी वो प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप ये पर्टिकुलर इक्विपमेंट में आप परफेक्ट है तो आप ये इक्विपमेंट में अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले हमें बताना पड़ेगा। अगर वो हमको वैलिड लगता है तो हम ये परमिशन दे सकते हैं। तो ये रिलायबल कम्युनिकेशन भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने जो बात की थी कि एक वर्कर दूसरा वर्कर आ जाता है, जैसे शिफ्ट चेंज होती है 8 घंटे के बाद, फिर तीसरा वर्कर आ जाता है अगर ये 3 शिफ्ट में काम चल रहा है। तो ये अलग अलग शिफ्ट्स में अलग अलग वर्कर्स रहते हैं, अलग अलग मैन पावर रहती है। तो हर एक वर्कर ने ये जो भी आपको काम दिया है वो डिसिप्लिन से अगर आप काम करते हैं, जो भी एक्टिविटीज दी है अगर वो आपने अच्छी तरह से कंट्रोल किए, प्लान किए, तो ये ऑपरेशन परफेक्ट होगा। तो ये ऑपरेशन कंडक्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट बात रहती है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में जो हम बात कर रहे हैं कि प्रोडक्शन चल रहा है, इसका मतलब ही क्या है कि ये ऑपरेशन कंटिन्यूअस बेसिस पे चल रहे हैं, तो वो ठीक तरह से चलना चाहिए। फिर ये जो इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं या जो भी एसेट्स रहेंगे उसका ओनरशिप और एक्सेस प्रोटोकॉल्स भी आपको फॉलो करना है। और ऑब्वियसली ये जो हाउस कीपिंग का काम है
ये सभी का काम रहता है कि अगर आपके आजू बाजू में, आपकी मशीनरी के आजू बाजू में भी आप हाउस कीपिंग कर ले तो ऑटोमेटिक ओवरऑल इंडस्ट्री का भी हाउस कीपिंग इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम कंबाइन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो वो हो सकता है। तो हाउस कीपिंग अगर ठीक से रखेंगे तो स्लिपेज के या फिर स्लिपरी सरफेसेस के या फिर यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स के, ऐसे बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स आते हैं ड्यू टू बैड हाउस कीपिंग, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, सॉर्ट आउट हो जाएंगे।